जोकीहाट की सीट अररिया जिले में है और इस विधानसभा सीट से फिलहाल किसका कब्जा है, किसका दबदबा है और क्यों ये सीट अहम है, इसे जानने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जुड़े हुए हैं। उनका रुख करते हैं। रंजन जी, जोकीहाट सीट को क्यों महत्वपूर्ण माना जाए? ये सीमांचल का एक महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र क्यों बन जाता है? या देखिए, इसके महत्वपूर्ण बनने के पीछे अगर आप कारण देखें तो जो सीमांचल के गांधी के नाम से जाने जाते थे, उनको उनके समर्थक इसी नाम से पुकारते थे, तस्लीमुद्दीन, मोहम्मद तस्लीमुद्दीन, उनका ये क्षेत्र रहा है और यहाँ पर जो है उनकी छाप स्पष्ट तौर पर दिखती है। और अगर आप देखें तो पहले तस्लीमुद्दीन और बाद में उनके परिवार के लोगों का ही इस सीट पर ज़्यादातर अवसरों पर जो है कब्जा रहा है। अगर आप ऐसे देखें, जो यहाँ पर 16 चुनाव अब तक हुए हैं जोकीहाट में, तो उसमें से 5 बार तो खुद तस्लीमुद्दीन ही इस सीट से विधायक बने हैं। इसके बाद आप देखिए 4 बार सरफराज आलम यहाँ से विधायक बने हैं और 2 बार शाहनवाज आलम जो है वो यहाँ से विधायक बने हैं। उनके दोनों बेटे सरफराज और शाहनवाज की बात मैं कर रहा हूँ। तो कुल मिलाकर 16 में से 11 बार तस्लीमुद्दीन और उनकी फैमिली से ही यहाँ पर जनप्रतिनिधि जो है वो चुना गया है विधानसभा के लिए। तो इसीलिए इस सीट पर तस्लीमुद्दीन का प्रभाव जो है वो साफ साफ दिखता है और ये सीट उनके परिवार की ही होकर रह गई। मोहम्मद तस्लीमुद्दीन पहली बार जो है वो 1969 में जो है वो चुनाव लड़े थे और उसके बाद से ये सीट उनकी ही रही। और देखिए, दिलचस्प क्या है कि जब आप देखते हैं कि यहाँ पर किसी दल का दबदबा आपको नहीं दिखेगा। यहाँ जेडीयू ने 4 बार सीट जीती है तो कांग्रेस ने 3 बार सीट जीती है। इसके अलावा जनता पार्टी ने 2 बार ये सीट जीती है, आरजेडी ने 2 बार ये सीट जीती है, एआईएमआईएम, जनता दल, समाजवादी पार्टी, निर्दलीय और पीएसपी ने 1-1 बार ये सीट जीती है। और किसी दल का खास असर नहीं दिखता, यहाँ पर कैंडिडेट जो है वो असर डालते हैं। जी बिल्कुल। और अब आप उसे इस तरह से देखिए, जेडीयू ने 4 बार ये सीट जीती है तो उसमें 2 बार जो है जेडीयू के टिकट पर सरफराज आलम जीतने में सफल रहे हैं, मतलब कि मोहम्मद तस्लीमुद्दीन के बेटे। कांग्रेस ने 3 बार ये सीट जीती है तो उसमें से 1 बार खुद मोहम्मद तस्लीमुद्दीन जो है वही जीतते हैं। और वो जब उनका पहला चुनाव हुआ था 1969 में तो वो कांग्रेस के टिकट पर ही जीते थे। तो यहां पर भी जनता पार्टी को यहां 2 बार सफलता मिली है तो दोनों ही बार जो है तस्लीमुद्दीन ही जो है वो जीते हैं। आरजेडी को 2 बार सफलता मिली है तो 1 बार सरफराज आलम और 1 बार शाहनवाज आलम ने जो है वो जीत दिलाई है। तो आप देखिए, जनता दल को 1 बार जीत मिली है तो वो भी तस्लीमुद्दीन के बेटे सरफराज आलम ने ही दिलाई है। समाजवादी पार्टी 1 बार यहां से जीतने में कामयाब हुई तो उस समय खुद तस्लीमुद्दीन चुनाव लड़ रहे थे और निर्दलीय जो आप एक देखते हैं तो वो तस्लीमुद्दीन ही थे। तो मतलब पार्टियां अलग अलग रही। और दिलचस्प ये है कि तस्लीमुद्दीन कुल जो है, अगर कुल मिलाकर आप देखें तो 8 बार विधायक रहे, 5 बार सांसद भी रहे और वो सांसद जो है कई बार आरजेडी की भी टिकट पर बने। लेकिन जोकीहाट से जो वो 5 बार विधायक बने हैं तो 1 बार भी वो आरजेडी के टिकट पर नहीं चुने गए हैं, उनके बेटे अवश्य जो है इस सीट पर चुने गए हैं। तो ये जो है एक इतिहास है जोकीहाट का, एक लेगेसी आप कह लीजिए जो कि चलते चली आ रही है। और इस लेगेसी को अगर आप देखिए तो अब उनके बेटे जो हैं वो आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो पिछली बार एक चीज देखने को मिली, ये 2020 का विधानसभा का चुनाव था और उससे पहले जब तस्लीमुद्दीन का निधन हो गया उसके बाद लोकसभा का चुनाव होता है। उस समय सरफराज आलम जो है पहले जेडीयू के विधायक थे लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया, आरजेडी के टिकट पर सांसद बने। फिर एक बाई इलेक्शन हुआ, उस बाई इलेक्शन में शाहनवाज आलम जीते। फिर 2020 का विधानसभा चुनाव आता है तो वहां पर शाहनवाज आलम को उम्मीद थी कि आरजेडी उन्हें टिकट देगा, लेकिन हो गया उल्टा। यहां पर सरफराज आलम को जो है
टिकट दिया गया और फिर शाहनवाज जो हैं वो बागी हो गए और फिर AIMIM के टिकट पर वो चुनाव लड़ते हैं और एक अच्छी जीत जो है वो दर्ज करते हैं। उन्होंने अपने बड़े भाई सरफराज आलम को 7,383 वोटों से पराजित किया। तो पतंग उनकी उड़ी, जो ओवैसी की पतंग है उसी को वो पकड़कर, उस धागे को पकड़कर वो विधानसभा तक पहुंचे। लेकिन फिर बाद में जब AIMIM के जो 5 विधायक थे उसमें से जो 4 टूटे, तो उसमें से एक शाहनवाज आलम भी जो थे, और बाद में JDU RJD की जब सरकार बनी तो इनको मंत्री भी बनाया गया। अब इस बार का जो चुनाव होगा वो दिलचस्प होगा। लेकिन अगर हम पिछले कुछ चुनावों की बात कर लें, 2010 से अगर देखें तो 2010 में सरफराज आलम जीते थे, JDU के टिकट पर जीते थे और उन्होंने निर्दलीय कौशल जिया को जो है वो पराजित किया था। और तब RJD के टिकट पर अरुण यादव चुनाव लड़ रहे थे, वो तीसरी पोजीशन पर थे और चौथी पोजीशन पर रंजीत यादव थे, जिन्हें कि 13,942 मतलब 14,000 वोट मिले। और रंजीत यादव ही 2020 में बीजेपी के टिकट पर जो है जोकीहाट की सीट से चुनाव लड़ते हैं और तब उनको जो है 28% वोट जो है लगभग आए थे। तो अब अगर आप इस बार का चुनाव देखें, हालांकि जोकीहाट में समस्याएं जो हैं वो हैं, यहाँ पर ये एक कह सकते हैं बाढ़ एक समस्या है, खास करके परमान और बकरा नदी के बीच जो आपको प्रखंड पड़ते हैं वहाँ के दर्जनों गांव जो है वो बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं, तो वो एक समस्या है। पलायन एक समस्या जो है वो रही है जोकीहाट में। लेकिन जब आप जोकीहाट की बात करती हैं तो यहाँ पर जब आप राजनीतिक रूप से देखती हैं तो दिखता है कि जो तस्लीमुद्दीन है उनके परिवार का वर्चस्व रहा है। लेकिन अब 2025 में क्या होगा ये एक बड़ा सवाल है। अब तो आज लगता है RJD अपना कैंडिडेट अब नहीं बदलेगी। जब पिछली बार बदल कर देखा, हालांकि बाद में अब उसी में चले गए हैं सरफराज, तो लगता है कि अब इस बार कैंडिडेट बदल लेगा RJD। ये एक बड़ा सवाल है कि अब शाहनवाज आलम जो हैं, चूंकि वो AIMIM छोड़कर जो है वो आपको RJD में आए थे, तो नेचुरली उनका दावा इस सीट पर बनेगा क्योंकि वो सिटिंग विधायक हैं। प्लस एक बात हुई कि वो AIMIM छोड़कर आए, उनको मंत्री भी बनाया गया, तो उनका दावा मजबूत दिखता है। लेकिन उनके भाई सरफराज आलम की भी कोशिश होगी कि वो भी यहां से चुनाव लड़े। और जब मैं सोशल मीडिया खंगाल रहा था तो मैंने देखा कि दोनों ही भाई जो हैं वो एक्टिव हैं, मतलब दोनों ही चुनाव लड़ने के मूड में हैं। तो अब ये देखना होगा कि सरफराज आलम जो है वो किस पार्टी का दामन थामते हैं, AIMIM या फिर JDU। जी हाँ, तो ये एक चीज है। या तो वो AIMIM में जाएंगे या फिर वो JDU में जो है वो जा सकते हैं। अब देखिए जो ये क्षेत्र है यहाँ पर चूंकि मुस्लिम वोटर्स की संख्या काफी ज्यादा है, इनफैक्ट 65% से ज्यादा, लगभग 66% के आसपास जो है वो मुस्लिम वोटर्स हैं। तो यहाँ पर जो असदुद्दीन ओवैसी की जो पतंग होगी उसकी उड़ान तो जो है वो मानकर चलिए कि वो चलेगी। तो अब इस बार ये देखना है, बिल्कुल वैसी ही स्थिति है। पिछली बार शाहनवाज आलम ने पतंग को एक ऊंचाई दी थी, उड़ान दी थी। अब इस बार जो है उनको उस पतंग को काटना है, तो क्या वो इस बार उस पतंग को काट देंगे या AIMIM जो यहाँ से कैंडिडेट को उतारता है तो वो जीत दर्ज करता है। क्योंकि देखिए JDU से एक मुर्शीद आलम थे, वो चुनाव लड़ चुके हैं। आपको 2018 में जो बाई इलेक्शन हुआ था तब JDU के टिकट पर मुर्शीद आलम चुनाव लड़े थे और 40,000 से ज्यादा वोट लेकर आए थे। तो वो भी अपने क्षेत्र में काफी सक्रिय हैं और लगातार जो है वो भ्रमण कर रहे हैं और वो भी चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार अपने आप को बता रहे हैं। और चूंकि 2024 नवंबर के आसपास एक खबर मैंने पढ़ी थी कि उन्होंने जो है AIMIM ज्वाइन कर लिया है, तो ऐसी परिस्थिति में अब ये भी देखना होगा कि सरफराज आलम AIMIM में जाते हैं तो वहां मुर्शीद आलम ने
ज्वाइन किया है, लेकिन नाम सरफराज आलम का बड़ा दिखता है। लेकिन इसके अलावा एक जेडीयू भी ऑप्शन है जो फॉलो करते हैं सरफराज आलम सोशल मीडिया पर, तो उसमें जेडीयू भी दिखता है, नीतीश कुमार भी दिखते हैं। तो ये चीजें जो है देखना दिलचस्प होंगी कि सरफराज आलम चुनाव लड़ते हैं तो किस पार्टी से लड़ते हैं, और फिर अगर आरजेडी से शाहनवाज आलम को टिकट मिलता है तो फिर दो भाई जो हैं यहां पर आमने सामने होंगे। यहां पर असदुद्दीन ओवैसी का कितना प्रभाव होगा ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि सीमांचल में ओवैसी ने अपनी एक पैठ जो है वो बना ली है। 2015 के चुनाव में उन्होंने जो है एक तरह से कहिए कि एंट्री दी थी, सीमांचल की राजनीति में दस्तक दिया था, तो 2020 में उन्होंने पूरी तरह से एंट्री कर ली, वो उसके अंदर आ गए और तभी उनके 5 विधायक चुन लिए गए थे, भले ही 4 उसमें छोड़कर चले गए। अख्तरुल ईमान अभी भी हैं, और जब सीमांचल की राजनीति की बात होती है तो आप अख्तरुल ईमान को भी जो है वो छोड़ नहीं सकते। तो अख्तरुल ईमान भी हैं, तो एक निश्चित तौर पर, हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान जो है अररिया सीट से एआईएमआईएम ने अपना प्रत्याशी नहीं दिया था, क्योंकि लोकसभा चुनाव के समय जो सरफराज आलम हैं उनको पूरी उम्मीद थी कि आरजेडी उन्हें टिकट देगा। लेकिन जब उनको आरजेडी का टिकट नहीं मिला था तो वो एक मंच पर जो है फूट फूट कर रोए थे, और वो वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था। तो स्थिति कुछ कुछ 2020 जैसी ही मुझे दिखती है, इसलिए दिखती है क्योंकि तब शाहनवाज आलम सिटिंग विधायक थे, उनको 2020 में टिकट नहीं मिला था, तो वो निराश हुए थे और निराशा में उन्होंने जो है वो पतंग उड़ाने की सोची। तो इस बार जो स्थिति है वो ये है कि सरफराज आलम को लोकसभा में आरजेडी ने टिकट नहीं दिया, और वो भी किसी नए ठिकाने की तलाश में हैं। तो अगर वो पतंग पकड़ लेते हैं तो बिल्कुल पिछले बार वाली कहानी दोहरा दी जाएगी। रंजन जी, यहाँ के समीकरण जो है, क्या वो कुछ असर दिखा पाते हैं किसी कैंडिडेट को वोट देने और ना देने में? देखिए, वो चीज तो एक होती है, चूंकि मुस्लिम वोटर्स ज्यादा हैं और तस्लीमुद्दीन का एक प्रभाव रहा है, उससे तो कोई इनकार ही नहीं कर सकता। तो ऐसी परिस्थिति में अगर दोनों भाई आमने सामने होते हैं तो वोटों का बंटवारा तो होता है। जैसे आप पिछली बार की ही बात कर लीजिए, तो शाहनवाज आलम जो एआईएमआईएम से लड़े थे तो उनको 34.2% वोट आए थे, और सरफराज आलम जो कि आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे उनको 30% वोट आए थे। मतलब कि दोनों के बीच जो फासला था वो 4% वोट का ही था। और जो बीजेपी के रंजीत यादव हैं वो भी क्षेत्र में अभी बहुत सक्रिय हैं और लगातार क्षेत्र घूम रहे हैं, उनको भी 28% से ज्यादा वोट जो है वो आया है। और इस बार लोकसभा चुनाव में प्रदीप सिंह को यहां से 30% के आसपास का वोट आया है। हालांकि लोकसभा चुनाव में शाहनवाज आलम ही आरजेडी के उम्मीदवार थे और वो जोकीहाट से लीड करने में कामयाब रहे थे, और वो जो मार्जिन था वो उनका अच्छा था। लेकिन अब ये चीज जो है देखना दिलचस्प होगा कि अब चूंकि मानकर चलिए बीजेपी भी 30% के आसपास है और उधर जो है 34 और 30 का खेल है, तो अब अगर कुछ वोटों की शिफ्टिंग इस तरह से हुई और बीजेपी को कुछ 1% ज्यादा मिल गए तो एक ट्रायंगुलर फाइट यहां पर देखने को मिल सकती है। तो जो सीन बन रहा है जोकीहाट में, वो जो मुझे लगता है कि यहां पर आरजेडी, एआईएमआईएम और बीजेपी या जेडीयू मतलब एक एनडीए के उम्मीदवार के बीच ट्रायंगुलर फाइट जो है वो होगी, जिसमें कि वोटों का बंटवारा होगा। और जब ट्रायंगुलर फाइट होती है तो बहुत कुछ देखना होगा। अगर यहां से जेडीयू उम्मीदवार दे देता है, क्योंकि देखिए जब हम बात कर रहे थे कि 16 बार में 11 बार तस्लीमुद्दीन का परिवार ही यहां से जीता है और जेडीयू 4 बार जीता है, जिसमें 2 बार सरफराज आलम जीते हैं, तो 2 बार जेडीयू ऐसे भी जीता है। मंजर आलम जो है वो यहां से जीते थे 2005 फरवरी और अक्टूबर, जो दोनों चुनाव हुए थे, और दोनों ही बार उन्होंने सरफराज आलम को पराजित किया था। तो ये एक चीज है कि जेडीयू, नीतीश कुमार
की जो एक पैठ है वो इस क्षेत्र में है। तो अगर जेडीयू यहां से उम्मीदवार बनाता है और अगर वो भी जो है किसी मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा कर देता है, तो अगर मुस्लिम वोट बटे और जो बीजेपी का 28-30% वोट है और वो 3-4% भी अपना निकाल कर ले जाए, तो कहानी पलटी जा सकती है। मतलब इस संभावना से भी आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन ये बात तो है कि जो मुख्य मुकाबला ऐसे दिखता है वो दिखता है आरजेडी और एआईएमआईएम के बीच में। अब चूंकि चुनाव जैसे जैसे समय नजदीक आएगा, चुनाव भी स्पीड अप होगा, तो वैसी परिस्थिति में असदुद्दीन ओवैसी जो कि एआईएमआईएम के सदर हैं, जब वो आएंगे उनकी चुनावी सभाएं होंगी, उसका कितना असर होता है। क्योंकि देखिए एआईएमआईएम छोड़कर शाहनवाज आलम आरजेडी में गए हैं, तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जो असदुद्दीन ओवैसी हैं उनके जो बोलने का अंदाज होगा उसमें वो किस तरह से चीजों को सामने रखते हैं। क्या वो तलखी उनके बयान में दिखती है या उस चीज को वो छोड़ते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उन्होंने यहां अपना कैंडिडेट नहीं दिया था। तो ये सारी चीजें जो है बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि काम आएंगे। और दूसरी तरफ ये देखना होगा कि एआईएमआईएम से कौन सा कैंडिडेट जो है यहां से चुनाव लड़ता है। मुर्शीद आलम का क्या होता है, वो किस पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। रंजीत यादव को अगर बीजेपी चुनाव लड़े तब तो रंजीत यादव चुनाव लड़ सकते हैं बीजेपी के टिकट पर, लेकिन अगर जेडीयू को ये सीट चली जाती है तो फिर रंजीत यादव का क्या होगा, क्या वो निर्दलीय लड़ जाएंगे या क्या होगा, ये चीजें देखनी होंगी। क्योंकि हमने देखा कि 2010 में रंजीत यादव जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़े हैं और इसके बाद 2015 में भी जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़े हैं। तो एक इतिहास उनका भी रहा है और जब भी वो चुनाव लड़ते हैं उनको वोट ठीक ठाक आता है, क्योंकि यहाँ पर यादव जो वोटर्स हैं उनकी संख्या भी अच्छी खासी है। मंडल और यादव मिलाकर जो है वो उनकी संख्या एक अच्छी हो जाती है, तो 10-12% वोट जो है वहां पर जुड़ जाता है। तो इसीलिए जो इस बार का जोकीहाट का चुनाव होगा वो बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक ट्रायंगुलर फाइट होगी जोकीहाट में। अब उसमें बाजी कौन मारता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का कैसा यहाँ प्रभाव पड़ता है और शाहनवाज आलम जो है तस्लीमुद्दीन की विरासत को वो संभालते हैं या उनके बड़े भाई सरफराज आलम संभालते हैं, ये देखना भी दिलचस्प होगा। चलिए, तो ये जोकीहाट का पूरा हाल और इस बार मुकाबला वाकई काफ़ी दिलचस्प होने जा रहा है। कौन बाजी मारेगा इस पर हमारी भी नज़र रहेगी और आने वाले दिनों में यहाँ की राजनीति कैसे और चेंज होती है उस पर भी हमारी नज़र होगी।